हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म तनु ऑनलाइन क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन किया था बहुत ही अच्छी तरह से। आज इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्न वाली 1.2 के जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं बुक में वो सारे को वन बाय वन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सोल्यूशन करेंगे। और बिल्कुल मैं गारंटी करता हूं इस क्लास को आप लोग को ध्यान से अंत तक देखना है। सारे प्रश्न जो आपको सीधे माइंड में उतर जाएगा, कभी भी आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये मेरी वादा रही आपसे। बस आपको वादा करना है इस क्लास को अंत तक देखना है। बाकी जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। आपके जो भी दोस्त वगैरह उनको भी जुड़ लेना है, क्योंकि कंप्लीट तैयारी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराई जाने वाली है। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न आपके टोटल पूछे गए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न वाली 1.2 में टोटल 7 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए फिर एक एक करके हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहला जो आपको प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे आपको टोटल जो है 5 प्रश्न दिए गए। आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था अभाज्य संख्या के बारे में। वह संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ये भी बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इस तरह से जितनी भी संख्या है ये सारे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो जैसे बोलेंगे 2 तो 2 से अपने आप से कटता है और किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा। बोलेंगे 3 तो अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। बोलेंगे 5 तो अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा। लेकिन यहीं पे अगर हम 6 बोलते हैं तो ये आपका जो है 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो इसको फिर अभाज्य संख्या के गिनती में हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ जो अभाज्य संख्या को गुणा के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर लिख रहे हैं 2 गुना 3 गुना 5, ये एक अभाज्य गुणनखंड है। अगर आप लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 4, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है एक भाज्य संख्या है और अभाज्य गुणनखंड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या को ही रखेंगे। तो 2 गुना 3 गुना 5 ये एक अभाज्य गुणनखंड का एग्जाम्पल है। 2 गुना 2 गुना 4 ये आपका अभाज्य गुणनखंड का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि 4 एक भाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं और लिखते हैं एक एक प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, पहला जो प्रश्न आपको पूछा गया है 140, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से 140 को पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक अलग पेज में ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग का रूल है क्या करते हैं, हम पहले इसको एक लकीर लगा देंगे, 140 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सिंपली इसको जो है गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इधर तो लगा देंगे 2। बोलोगे 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें जो गुणनखंड करने के लिए जो अभाज्य गुणनखंड करना है उसके लिए हमें सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या का चुनाव करना है। फिर जब उससे ना कटे तब फिर उससे बड़ी लेना है, फिर उससे ना कटे तो फिर उससे बड़ी लेना है। तो इस तरह करके हमें चलना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो बोलेंगे 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो सिंपली आप लोग तो भाग बनाए होंगे। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधा करेंगे इस तरह। कैसे करेंगे आप लोग, सीधा ऐसे करेंगे, 2 भागा 140 करेंगे तो बोलेंगे कैसे हो जाएगा, 2 7 14 कर लेंगे आप लोग। ठीक है, कट हो जाएगा, ऊपर से 0 आएगा तो उधर के आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप डिवाइड भी करके कर सकते हैं। तो हमारा 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलो सर 70 दूनी 140 होता, चलो 70 लिख दिया। अब फिर दूसरी संख्या हमें 2 से भी लगाना है, मतलब चलते रहे तो चलाते रहना है। फिर अगर 2 से ना कटे तब फिर हमें दूसरी अभाज्य संख्या लेना है। 2 तभी किसी संख्या को विभाजित करेगा जब लास्ट में सम संख्या हो या फिर 0 हो। तो देखो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 है, मतलब 2 से ही विभाजित करेगा। और सम संख्या क्या है, जैसे 2 4 6 8 आपको समझाया था पिछली क्लास में, ये सारे सम संख्या है। तो लास्ट में अगर सम संख्या है 0 आए तो समझो कि वो 2 से हर हाल में कटना ही है। तो अब देखो यहाँ पे मेरा 0 है, मतलब 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 35। अब बोलोगे यहाँ पे सम संख्या लास्ट में, बोलोगे नहीं है, मतलब अब ये 2 से नहीं कटेगा। तो चलो 3 से कटा के दिखाते, क्योंकि 3 तो एक अभाज्य संख्या है। तो 3 से कटाओगे 3 एकम 3, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा। तो फिर 3 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या क्या है, बोलोगे 5 है। तो चलो 5 से लगा के देखते हैं, 5 7 है 35। तो हम यहाँ पे 5 से जब लगाएंगे तो ये 7 बार में काट देगा, 5 7 है 35। अब बोलोगे तो ये तो 7 खुद है, तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो बोलोगे 7 है, तो 7 एकम 7। ये हमारा जो है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने का तरीका है। आप चाहे तो एग्जाम में ये चीज लिखेंगे या फिर आप इसको स्किप करके डायरेक्ट कहीं रफ पे इसको बना करके डायरेक्ट आप लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7
गुना 1, ठीक है। क्योंकि हमें जो इधर जो आ रहा है ना, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। चाहे तो इसको आप एग्जाम में बनाइएगा, अदरवाइज इसको स्किप करके डायरेक्ट इसको भी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्योंकि ये जो आपका सिस्टम है, तरीका है किसी को गुणनखंड के रूप में, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने का, ठीक है। लेकिन ये नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, आपका कहीं रफ में बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, इसको लिख देंगे या, ठीक है, या कर दें, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो सेम सेम मिल रहे हैं ना, उसके ऊपर पावर लगा देंगे। जैसे दो देखो यहाँ पे सेम मिल रहे हैं, यहाँ पे भी दो सेम मिल रहा है, और कहीं दो मिल रहा है सेम नहीं मिल रहा है, यानी दो कितने जगह है, दो जगह, तो ऊपर लगा देंगे दो। गुने का 5 कहीं पे है नहीं है, सिंगल है, तो 5 के पावर 1 लगाएंगे या फिर 5 लिखेंगे, 5 बराबर है। गुना 7 कहीं दो जगह पे है नहीं है, ये 1 है, याद रखना। तो बोलेंगे सर एक ही जगह पे है, तो 7 ही हो जाएगा। अब गुना 1 करेंगे तो बात उतना ही है, तो हमारा जो इतना जो होगा ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये हमारा एक अभाज्य गुणनखंड है। किसका, इस संख्या 140 का। तो क्लियर, आपको समझ में आ गई हुई। चलिए फिर दूसरे प्रश्न को उसी तरह सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम एक लकीर लगा देंगे, चाहे रफ में बनाए या मेन पेपर में बनाए, जहां भी बनाए आप लोग। 156 इधर लिख देंगे। यहाँ पे आप लोग को हल लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देना है, आपको हल लिख देना है। उसके बाद 156 से अगर हम डिवाइड करें इसको, देखो लास्ट में सम संख्या है, 2 से लगा देंगे, तो 2 7 14 और 2 8 16। अगर इसको 156 भागा 2 करोगे तो आपका भागफल 78 आएगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप लोग भाग विधि द्वारा कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने समझाया अभी। यानी 102 भागा 156 करके काटेंगे। फिर देखो यहाँ पे सम संख्या 8 है, तो 2 से कटेगा। तो देखो यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, एक बचा हासिल। डायरेक्ट आप भाग लगा सकते हैं, जैसे 7 है तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 7 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक बचेगा। एक इधर 8 है तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो दूनांग 18 है, आप भाग लगाएंगे तो भी 39 आएगा। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा तेज है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं। अब देखो यहाँ लास्ट में 9 है। अब बोलो 9 क्या है, ये आपका भाज्य संख्या मतलब सम संख्या नहीं है, मतलब 2 से नहीं कटने वाला। अब दूसरा संख्या में देखना है, 2 के बाद क्या लगना है, 3। तो देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट जा रहा है ये 3 से, तो लगा देंगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 हो गया। अब बोलोगे तो 13 तो किसी से नहीं कटेगा, चलो अब जो अगला हमारा भाज्य संख्या वो 13 ही होगा, और 13 एकम 13। अब हम इसको लिख सकते हैं ना इस प्रकार से, 2 गुना क्या है 3, ठीक है। और गुने का 13 और गुना का 1 लिखे ना लिखे कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है कॉमन मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 पे पावर 2 लिख देंगे। और गुने का 3 एक जगह पे है, तो हम क्या करेंगे, 3 एक लिख देंगे। और 13 एक जगह पे, तो गुने का 13 लिख देंगे। क्लियर, अब इसी यही जो हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को सोल्यूशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, 38 25 को उतार लेना है। तो मैंने यहाँ पे 38 25 को उतार लिया। क्या लगा देंगे, तो सबसे पहले छोटी भाज्य संख्या देखेंगे। तो देखो लास्ट में 5 है, मतलब जो छोटी भाज्य संख्या 2 है, तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 का कंडीशन है कि लास्ट में सम संख्या होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो ना सम संख्या ना 0 है, मतलब 2 का टेंशन खत्म। अगला जो छोटी भाज्य मतलब अभाज्य संख्या कौन सा है, तो बोलोगे 3 है। तो देखो 3 से कटा के, 3 से बिल्कुल कट जाएगा। तो चलो कटा के देखता हूँ, 3 एकम 3, उसके बाद 3 दूना 6, बचता है हासिल का 2, क्योंकि 6 2 8 होता है। और यहाँ पे 22 है, तो 3 7 21 हो जाता है, 7 हो जाएगा। उसके बाद 21 हो जाएगा, यहाँ 22 है तो 1 बचेगा, तो 3 5 15। चाहे आप डायरेक्ट अगर बना पा रहे हैं, आपका माइंड थोड़ा तेज है तो आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप भाग भी लगा सकते हैं, जैसे 38 25 है ना, तो आप डायरेक्ट इस तरह 3 भागा 38 25 भाग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो 3 एकम 3, ये खत्म हो जाएगा, उतर के 8 आएगा, तो 3 दूना 6, ये 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, उतर के आएगा कितना, तो बोलोगे एक बार 8 आ गया, दूसरे बार में 2 आएगा, तो 3 7 21, 2 में 1 जाएगा 1, ये खत्म हो जाएगा तो उतर के आएगा 5, तो 3 5 15, ये खत्म हो गया। तो हमारा कितना आया, 1275 आया ना। तो वही 1275 यहाँ आया ना, तो वही चीज आप भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप भाग बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पा रहे तो भाग बना करके, यानी इसको भाग लगा देना 3 से। अब अगली अभाज्य संख्या हमारा देखो लास्ट में 3 5 है, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 2 का टेंशन खत्म कर देना, क्योंकि 2 पहले बार में नहीं कटा तो कभी 2 से नहीं कटेगा वो। तो अगला हमें 3 से ही कटाना है, अगर 3 से कटेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे ऊपर वाली भाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या की तरफ जाना है। तो देखो 3 से कटा कर देखते हैं, तो 3 5 3 3 9 3 6 को 12, ठीक है, 4 बार में कट जा रहा है 12। उसके बाद बच रहा है 7, तो 3 दूना 6, 2 बार में कट जा रहा है, बच रहा हासिल 1, तो 15 बन जाएगा, 3 5 15 हो जा रहा है। चलो अब देखो तो किससे कटेगा, ये 3 से नहीं कट रहा है,
क्योंकि 3 एकम 3, 3 चौका 12 हो जा रहा है, लेकिन 5 बच जा रहा है, यानी 3 से ये नहीं कट रहा है। तो अगला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 3 के बाद? तो बोलोगे 5 है, तो जो 5 से कटा के दिखा देते हैं। तो 5 8 है, 40 हो जा रहा है, तो 8 लगा दे रहे हैं। बचा 40 में हासिल बचा आपका 2। तो क्या कहते हैं कि इधर 5 है तो 25 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 5 है 25। ठीक है, अब किससे घटाओगे? 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 5 7 35 कट जा रहा है 5 से, तो कटा दो। 5 एकम 5, हासिल का बचता 3, क्योंकि 5 3 8 हो जाता है, 3 बच रहा है, लास्ट में 5 है, मतलब 35 हो जाएगा। तो 5 7 है 35, 17 हो जा रहा है। अब किससे कटेगा 5 के बाद? तो दूसरी अगला जो अभाज्य संख्या है वो 17 ही है, क्योंकि 5 के बाद 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, तो ये सब तो कोई है नहीं, डायरेक्ट 17 है, तो 17 हम यहाँ पे ले लेंगे और 17 एकम 17 हमारा हो जाएगा। लिख देंगे हम लोग 3 गुने का 3 गुने का 5 गुने का 5 और गुने का 17। ठीक है, देखो यहाँ पे डबल 3 है तो हम लिख देंगे 3 पे पावर 2, यहाँ पे डबल 5 है तो गुना 5 पे पावर 2 और गुना 17 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तो मैंने आपको बता दिया। 3 प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का प्रश्न जो दिया गया है इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ 5005, इसको भी टुकड़ा लगाते हैं। सिंपली हम लोग इसको 5005 को ऐसे लिख लेंगे। अब देखो तो किससे कटेगा? 3 से कटा के देख लेता हूँ क्या? 3 एकम 3, 2 बच रहा है हासिल का, 3 क्या 9, 3 5 3 7 21, ज्यादा हो जा रहा है, 3 5 3 6 18, 2 बच रहा है, और उसके बाद आपका 3 6 18, 2 बच रहा है, नहीं 3 से नहीं कटेगा ये। तो अगला अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, तो 5 से कटा के दिख रहा हूँ। 5 एकम 5 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 जीरो सीधा उतर जाएगा और 5 एकम 5 यानी 1001 हो जा रहा है। 1001 गुना 5 करेंगे तो 5005 आ जाएगा। अब देखो तो किससे कटेगा ये? तो ये तो 5 से ही कटेगा या फिर उससे ऊपर कटेगा, 5 से तो नीचे आएगा नहीं, क्योंकि अगर नीचे आता तो पहले ही कट जाता। तो 5 से कटा के देख लो एक बार, 5 दूना 10, नहीं 5 से नहीं कट रहा है ये। 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7, 3 बच रहा है, 7 चौको 28, 7 21, हाँ 7 से कट जा रहा है ये। तो 7 एकम 7, हासिल बचता 3, मतलब 30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, हासिल बचता है 2, मतलब 21 हो जाएगा, तो 7 क्या 21 हो जाएगा। अब देखो 7 से कटता है, 7 दूना 14, नहीं कटता है। अब किससे कटेगा ये? 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है? तो बोलोगे 13 है ना? 13 से कट रहा है क्या? 13 एकम 13, 13 एकम 13, हाँ 13 से कट जा रहा है। तो 13 एकम 13, हासिल बचता है 1, 14 है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो 13 एकम 13 हो जाता है। अब अगला किससे कटेगा? तो 11 से, तो ये लिख देंगे 11 एकम 11। तो देखो यहाँ पे हमारा पहले बार कटा था 5 गुने का 7 गुने का 13 और गुना का 11, मतलब इसमें कोई डबल नहीं है, तो हमारा सिंपली यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये है अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी भाज आपको संख्या नजर में नहीं आएगा, तो इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसलिए हम लोग इसका अभाज्य गुणन किए तो हमारा आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11। क्लियर? चलिए फिर आगे हम लोग दूसरे प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। अगला जो प्रश्न है पहले आप लोग को हल लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 74 29 को आपको जो है उतार लेना है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 9 है तो 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से कटा के देखोगे आप लोग तो 3 से भी ये नहीं कट रहा है, 5 से मैंने कटा के देखा 5 से भी नहीं कट रहा है, ये 7 से भी नहीं कट रहा है। अगली अभाज्य संख्या की बात करो तो 13 है, 13 से भी आपका नहीं कट रहा है। फिर उसके बाद अगली अभाज्य संख्या देखोगे तो 17 आएगा, तो 17 से कटाओगे तब ये 17 से कटने वाला है, यानी इतना जबरदस्त ये प्रश्न है। तो देखो 17 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17 चौक 68, 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका इधर 17 त्याई तो इस तरह का 51 3 हो जाएगा। उसके बाद 17 17 17 7 119 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो आप लोग अगर नहीं कर पा रहे तो सिंपली आप लोग भाग लगा 74 29 भागा 17 कर देना। ठीक है, 17 ऐसे कर देंगे 74 29। ठीक है, 74 29 है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ 74 29 है। ठीक है, तो 17 आप लोग को 74 29 करके भाग लगा देना है। अब देखो तो यहाँ पे अगर कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 17 चौका 68, 17 चौके 68 हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 4 में 8 जाएगा, नहीं 6 उतर के मतलब 14 हो जाएगा, एक उधार लेगा तो 14 में 6 गया, मतलब 8 गया 6 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, उतर के क्या जाएगा? तो 2, तो बोलोगे 17 थे 51 हो जाता है, 51 हो जाएगा, उतर के क्या जाएगा? इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, उतर के 9 हो जाएगा, तो 17 7 119 हो जाता है, होता कि नहीं? तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो आपका 437 आया। तो मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे भाग करके 437 दिखा दिया। ठीक है, तो आप अगर नहीं पा रहे तो उससे पार्ट मतलब दूसरी जगह पे आगे भाग भी इसको कर सकते हैं। अगला अगर देखो 17 से, तो ये 17 से नहीं कटेगा, बहुत जबरदस्त है ये प्रश्न है।
17 से नहीं कट रहा है। ये आपका अगला अभाज्य संख्या देखें तो 17 के बाद क्या आता है, 17 के बाद 19 आता है अभाज्य संख्या, जो कि अपने आप से और 1 से कट रहा है। तो 19 से कटा के देखो ये, तो 19 से कटा के देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38 हो जाएगा, और 19 तियास 57 हो जाता है, यानी 23 हो जाएगा ये। देखो ना सब जबरदस्त, यानी तीनों जो है ना ये एकदम लंबा लंबा ये जो आपका अंक है। तो 17 गुने का 19 गुने का 23, क्योंकि इसको 23 को इधर कटाओगे तो वही आएगा 23 से कम 23, ठीक है। तो 23 गुना 1 कर दो या फिर नहीं करो कोई बात नहीं, 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न हम लोग का था। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कहाँ गया प्रश्न, है नहीं आया अभी, चलो देखो यहाँ आ गया। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। चलो बहुत ही सिंपल है, इसको भी बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। हमने तो गुणनखंड करना सीख लिया, किसी भी संख्या को तोड़ना तो सीख लिया। अब हमें कह रहा है कि इन संख्याओं को तोड़िए और तोड़ने के बाद इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। फिर जांच भी करना है कि क्या दोनों संख्या का गुणनफल बराबर, क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो क्या बराबर हो रहा है, इसकी जांच करना है। तो चलिए फिर अभी बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है 26 और 91। तो इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले आपको हल लिख देना है, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या लिखना है, पहले 26 और 91 का गुणनखंड करना है। आप यहाँ पे नहीं करेंगे गुणनखंड, रफ में करेंगे, ठीक है। मैंने आपको वहां पे बता दिया गुणनखंड, लेकिन आपको एग्जाम में रफ में गुणनखंड करना है, यहाँ पे नहीं करना है। देखो 26 लास्ट में क्या है, 6 है। तो बोलोगे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि सम संख्या है। तो 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, 13 हो जाएगा। मतलब हमारा जो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 कम 13। तो हमारा गुणनखंड कितना था, 2 गुना 13 गुना 1, ठीक है। तो 91 का अगर गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 91 किसने कटेगा ये, तो आपका 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है। 7 एकम 7 बचेगा 2, 21 बन जाएगा, तो 7 या 21 यानी 13 हो जा रहा है। और यहाँ 13 कम 13 यानी 7 गुने का 13 गुना का 1, ये 91 का टुकड़ा करेंगे, गुणन करेंगे तो आ जाएगा। तो चलो 91 बराबर हम लिख देते हैं 7 गुना का 13 और गुना का 1। अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे एलसीएम बराबर या एचसीएफ बराबर, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ के लिए रूल है कि जो आपका दोनों का गुणनखंड, जो दोनों का जो गुणनखंड है ना, उसमें जो संख्या जो कॉमन मिल रहा है, जो डिजिट कॉमन मिल रहा है आपका अभाज्य संख्या, उसको क्या करना है, जोड़ा लगा देना है, वही आपका एचसीएफ निकल जाएगा। तो देखो कहाँ पे कॉमन मिल रहा है, बोलोगे सर यहाँ 1 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 1 है, ठीक है। तो चलो 1 जोड़ा मिल गया। 13 देखो तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 2 जोड़ा मिल गया, और कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो देखो आप जो जोड़ा मिल गया ना, तो एक जोड़ा को ले लेना है। तो 13 गुना 1 करेंगे, चाहे नीचे वाला ले या ऊपर वाला ले, बात बराबर है। 13 गुना 1 करेंगे तो वही 13 हो जाएगा, तो 13 कम 13 होता है। तो एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा 13, ठीक है, क्योंकि हमें 1 को लेना है। अगर जोड़ा मिल गया तो जो जोड़ा मिलेगा वही एचसीएफ होगा, जो नहीं मिलेगा वो एलसीएम हो जाएगा, उसको एलसीएम में ले लेंगे। तो एलसीएम बराबर हम लिखेंगे, एलसीएम बराबर, अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा अगर समझाऊं आपको, तो यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ 7 बचा है, तो हम लिख देंगे 2 गुने का 7, और गुने का हमें जो एचसीएफ में जो ले रहे हैं ना, उसको गुना कर देना है। अब देखो तो 7 तो 14 इंटू 13 करो, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 182 हो जाएगा, यानी एलसीएम बराबर हो गया 182। अब आपको जांच करना है, तो लिख देंगे जौ आकार चौ, जांच। जांच में कहता है क्या, एचसीएफ गुना, क्या कहता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है, और बराबर ए इंटू बी, यानी दोनों संख्या का गुणनफल। ए यहाँ पे आपका 91 और बी 26 है, दोनों का क्या करना है आपको, गुणनफल करना है, मतलब गुणनफल करना है, और इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुना करना है, और बोलना क्या दोनों बराबर हो रहा है। तो चलो चेक कर लेते हैं। आपका एचसीएफ निकला 13, तो लिख देता हूँ 13, और गुना का आपका क्या कहते हैं कि एलसीएम कितना निकला, तो बोलोगे सर 182 निकला, तो 182 लिख दिया मैंने। और बराबर का ए कितना है, तो बोलोगे 26, और बी कितना है, तो बोलोगे 91। चलो इसको गुना करते हैं, 13 गुना 182 करो तो कितना होता है आप लोग, मैं कर लेता हूँ इधर फटाफट, 13 गुना 182, अरे यार बहुत लंबा हो जाता है, 2366 हो रहा है। क्या हो रहा है, 2366। अब बोलोगे इधर कितना हो रहा है, 26 गुना 91 करो तो देखो यहाँ पे 26 गुना 91 करोगे, अरे वाह 2366 इधर भी आ रहा है। मतलब क्या हुआ, 2366 हो रहा है ना, मतलब क्या हुआ कि ए जो एचसीएफ गुना एलसीएम है बराबर ए इंटू बी, यानी दोनों संख्या का गुणनफल दोनों बराबर हो रहा है। हमने जांच किया, बिल्कुल सही बात है, और ये चीज आपको बताया था अभी,
कि जब एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे किसी दो संख्या का तो उसको गुना करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम करेंगे और जो दो संख्या दिया रहेगा उसको गुना करेंगे तो हमेशा बराबर आएगा। हमने बेसिक वाले क्लास में आपको बताया था। तो हमारा ये सोल्यूशन हो गया। चलिए अगले प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं सेम उसी प्रकार से। 510 गुना 510 और 92, चलो दोनों को टुकड़ा करते हैं। पहले 510 को टुकड़ा करते हैं, मैं लिख दे रहा हूं इधर 510 क्या हो जाएगा, 0 है 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, उसके बाद बचेगा कितना, एक, तो 2 5 10 बचेगा, 1 2 5 10 255 आ गया। किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 25 5 कम 5, हाँ 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 कम 5। अब किससे कटेगा ये, तो बोलोगे सर 17 51 होता है ना, 17 51। अच्छा 3 से भी कट रहा था, पहले 3 से कटाना था, कोई बात नहीं, 3 को कटाओगे तो 17 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 7 21। अब क्या से कटेगा, 17 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 एकम 17। तो देखो यहाँ पे 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुना 1, तो हम लिख सकते हैं ना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 1, तो 510 बराबर याद रखेंगे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 1, हम लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1 लिखें या फिर लिख ही देते हैं, चलो क्या बोलोगे, एक का हटा दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 92 को टुकड़ा करेंगे, चलो 92 को भी टुकड़ा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे किससे कटेगा, बोलोगे सर 2 से कटेगा, बिल्कुल, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर सम संख्या 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, विषम संख्या आ गया। अब 2 से नहीं कटेगा, 23 बच जाएगा बेचारा, 2 गुना 23 हो जाएगा। तो लिख देता हूं इधर 92 बराबर 2 गुना 23 बच गया। अब क्या करना है, एचसीएफ बोलना है, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर कॉमन कहाँ मिल रहा है, ये कॉमन कहाँ मिल रहा है, तो मिला देते हैं कॉमन इसको। एक मिल रहा है यहाँ पे कॉमन, ठीक है, एक मिल रहा है यहाँ पे कॉमन, जोड़ा मिल गया बेचारे का। देखो 3 जोड़ा है कहीं पे नहीं है, 5 जोड़ा नहीं है, मतलब सब बेचारा बेजोड़ा बन गया, यानी एचसीएफ बराबर हमारा हो गया वो सिर्फ और सिर्फ 2। अब बोलोगे एलसीएम क्या हो जाएगा, तो लो एलसीएम भी लिख देता हूं, एलसीएम बराबर बाकी जो बचा 3 गुने का 5 गुने का 17 और गुने का 2 गुने का 23, ये सब बन गया आपका एलसीएम। और गुना में क्या लिखना है, 2 लिख देना है, क्योंकि एचसीएफ भी लिखना है इसमें, एचसीएफ आया ना 2, 2 लिख देना है। अब देखो तो मतलब जितना भी बच गया ना उसको गुना कर देना है और लास्ट में एचसीएफ से भी गुना कर देना है, वो आपका एलसीएम निकल जाएगा। सब गुना करता हूँ, बहुत लंबा गुना हो गया, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23 गुना 2, कितना हो जा रहा है, अरे यार 23 460, मतलब एलसीएम जो हो गया आपका हो गया 23 460, ठीक है, 23 460 हो गया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी प्रूव करना है, जांच करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जांच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एलसीएम, चलो एलसीएम लिख देता हूँ यहाँ पे 23 460 है ना, और गुने का एचसीएफ क्या है 2, और बराबर कर देना, एक कितना है 510 और गुना का 92। चलो जांच करता हूँ, इसको भी गुना कर लेता हूँ, 23 460 और गुना का 2 करेंगे तो हो जाता है 46 920, क्या बन जा रहा है ये 46 920। अब बराबर अगर हम इधर 510 और गुना 92 कर रहे हैं, 46 920, क्या बात है, बिल्कुल आ गया 46 920, यानी बराबर आ गया, यही हमारा प्रूफ हो गया, जांच हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रश्न, आगे बढ़े अब हम लोग। अगला जो हम लोग को प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 दे दिया आपको, उस टाइम पे तो हम लोग 2 वाला बनाया है, चलो 3 वाला बनाया तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग को लिख देना, सिंपली हल लिख देना है, 12 15 21 का टुकड़ा करो तो यहीं पे आपका टुकड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं 12 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 2 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है। अगर मैं लिखूं 15 बराबर कितना लिख सकता हूँ, 3 गुना 5। अगर मैं लिखूं 21 बराबर कितना लिख सकता हूँ, 3 गुना 7, ठीक है। अब बोलोगे एचसीएफ निकालने बोल रहा है, लगा दो एचसीएफ, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो अब यहाँ पे तीनों पे जोड़ा मिलना चाहिए, तो बेचारा तीनों पे जोड़ा यहाँ पे 3 मिल रहा है,
ठीक है। अब तीनों पे जोड़ा 3 मिल रहा है तो क्या कर देना हम लोग को कर देना HCF बराबर 3। ठीक है। अब हम क्या करना है, अब हमें जो करना है जितना बचा उसको गुना कर देना एलसीएम के लिए। तो लिख देता हूं मैं एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 गुना 5 गुना 7 और गुना का HCF कितना 7 जोड़ देना है। ठीक है, 7 गुना कर देना। अब देखो 2 दूना 4 5 6 20, 20 गुना 7 गुना 3 निकला था HCF का, 3 जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 दूना 42, 420 मुर्गी चोर निकला ये। तो 420 जो है ना ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ निकल गया 3, एलसीएम निकल गया 420। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। चलो अब इसको देखते हैं। 17 तो बराबर हमारा 17 गुना 1 ही होगा क्योंकि खुद ये अभाज्य संख्या है। 23 बोले तो बोलो सर 23 भी अभाज्य संख्या तो वही 23 गुना 1 हो जाएगा। 29 बोले तो बोले सर 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो वही 29 गुना 1 ही होगा क्योंकि ये अपने आप से और 1 से ही कट रहा है तो इसका 2 ही गुणनखंड है तो इसलिए ये अभाज्य है। अभाज्य का शर्त क्या है कि 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, 2 से अधिक हो तो फिर भाज्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो तीनों में आपको जो मिलेगा सिमिलर वो क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर सिमिलर जो मिल रहा है इन सब में वो मिल रहा है आपका 1। ठीक है, तो चलो HCF लिख लो। HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर HCF बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बोलोगे एलसीएम फिर, तो एलसीएम बराबर जो बचा लिख लो, 17 बचा 17 लिख दो, 23 लिख दो। ठीक है, और गुना का 29 लिख दो। बहुत लंबा है यार, इसको तो ऐसे गुना करना पड़ेगा। चलो देख लेता हूं, 17 गुना 23 गुना 29 कितना हो जा रहा है, अरे यार 11,339। मतलब एलसीएम जो हुआ आपका वो 11,339 है ना। हाँ 11,339 ये हमारा आंसर हो गया। ये एक जो हमारा HCF हो गया। कोई दिक्कत, आगे देखिएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न है 8 9 25 हल लिख देना है। 8 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। 9 बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा लास्ट में 1 भी लिख दो। 9 बराबर क्या हो जाएगा 3 4 9 गुना 1। 25 बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलो सर 25 बराबर हो जाएगा 5 गुना 1। अब बोलोगे सब में कॉमन क्या मिल रहा है, तो देख लो सब में कॉमन आपका 1 मिल रहा है तो हम यहाँ पे 1 को जो है ना HCF के लिए ले लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे HCF बराबर हो जाएगा आपका 1। कोई दिक्कत। अब लिख देंगे एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर क्या हो जा रहा है आपका, देखो तो 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, लिख देते हैं 8 लिखते जा रहे। 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 लिख देते गुना। 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलो सारे को गुना करो एक बार, तो सारे को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 25 यानी 1800 आ जा रहा है। तो एलसीएम बराबर हो गया आपका 1800। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत। 306 और दूसरी संख्या क्या है 657, यानी दो संख्या का आपको HCF पहले से निकाल दिया कि 9 है तो इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, अभी मैंने आपको बताया। HCF गुना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCF गुना एलसीएम बराबर A गुना B, यानी दोनों संख्या का गुणनफल। इसी द्वारा हम लोग जांच कर रहे थे अभी ना। तो अभी आपको HCF निकाल के दे दिया, आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो यहाँ पे HCF निकाल के दे दिया तो HCF हमारा हो जाएगा 9 और गुना का एलसीएम को निकालना है तो हम लिख देंगे एलसीएम बराबर A हमको दिया है 657, बड़ी संख्या ये होता है तो हम लिख देंगे 657। B हमको दिया हुआ 306 तो 306 लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे आपका गुना में है तो हमारा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ना। ये कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि बराबर के उस पार जाता है तो हमारा इधर की जो संख्या होती है वो गुना में रहे तो भाग में जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहे तो माइनस में हो जाएगा, भाग में बटे में रहे तो उधर जाके गुना में हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम लिख देंगे 657 है 57 और गुने का 306 था, इधर 9 गुना में था तो इधर आ जाएगा बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो काटो तो किसी से कट रहा है ये 9 तिया 27 9 चौके 36, 9 से बेचारा कट जा रहा है ये 9 तिया 27 बचेगा हासिल 3 और 9 चौका 36 मतलब ये कट गया 34 से। तो 34 गुना 657 कर लो फटाफट से। तो 657 गुना अगर 34 करोगे बहुत लंबा जा रहा है 22,338 हो जा रहा है। मतलब एलसीएम बराबर जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 22,338। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत।
चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो हमें प्रश्न जो दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n एंड 0 पर समाप्त हो सकती है। बहुत ही सिंपल है, चलो इसको जांच करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त हो सकती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 गुना 5 के रूप में हो। बोलोगे सर कैसे हम जानते हैं, हम लोग को तो कभी बताया नहीं गया। तो ध्यान से सुनो, कभी भी 0 पे अगर समाप्त होगा, बताओ तो दो तीन संख्या जो 0 पे समाप्त होती है। तो बोलोगे सर 20 है, ठीक है, 10 है, ठीक है, 30 है, ठीक है। तो देखो तो सब ये सब में 0 से समाप्त हो रही है। इसको अगर गुणनखंड करोगे तो 20 को तो क्या आ जाएगा, तो 2 गुना 5, कितना क्या, 2 दूना 4 5 20 हो गया। अगर 10 को गुणनखंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 5। अगर 30 को गुणनखंड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ में क्या कर रखा है कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तब तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में होता है। तो अब देखो हर जगह आपको यहाँ पे भी 2 गुना 5 मिल गया, 2 गुना 5 मिल गया, 2 गुना 5 मिल गया। मतलब हर जगह जितने भी 0 समाप्त हो रहा है हर जगह आपको भले कोई भी संख्या मिले लेकिन 2 गुना 5 हर हाल में मिलना ही है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी संख्या अगर 0 में लास्ट में समाप्त हो रही है तो वो 2 गुना 5 के रूप में दिखेगा, भले कितना भी संख्या अंदर में भर जाए तो कहीं ना कहीं आपको 2 गुना 5 के रूप में दिख जाएगा। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल के द्वारा दिखा दिया। अगर बहुत एग्जाम्पल 100 भी ले लो ना, 100 ले लोगे तो कितना हो जाएगा, अगर देखोगे तो 2 गुना 4 100 हो गया ना, 2 दूना 4 हो गया, 4 5 20, 20 5 100। तो देखो तो यहाँ पे 2 गुना 5 के रूप में आया, फिर 2 गुना 5 के रूप में आया। तो कोई भी संख्या लास्ट में 0 होगा तो मतलब 2 गुना 5 के रूप में समाप्त होना ही है। तो हमको लिखना है हम जानते हैं कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त हो सकती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 गुना 5 के रूप में हो। 10 देखेंगे सबसे छोटी, मगर मान लो 0 में अगर देखें सबसे छोटी संख्या तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को देखोगे तो 2 गुना 5 के रूप में, तो कम से कम 2 गुना 5 होगा ना, बाकी जितना 0 जाएगा तो उतना बढ़ेगा लेकिन 2 गुना 5 के रूप में रहेगा। तो ये चीज हमने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, 6 बराबर 2 गुना 3। मतलब हमें जो 0 में लाना कब, जब 2 गुना 5 के रूप में आएगा, लेकिन जब 6 को हम करते हैं तो 2 गुना 3 के रूप में होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। यानी हमें लास्ट में तब 0 होगा जब 2 गुना 5 के रूप में होगा, लेकिन 6 का अगर कर रहे तो 2 गुना 3 के रूप में हो रहा है, यानी 2 गुना 5 के रूप में नहीं हो रहा है। हम कह सकते हैं यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में नहीं होता है, नहीं हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n एंड 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके लिए 2 गुना 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 का 2 गुना 5 नहीं हो रहा है। मतलब ये हमारा जो मैथ कह रहा है कि क्या समाप्त हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं नहीं, किसी भी संख्या के लिए n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रूव हो गया, सिंपल सा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आधारित ये प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 6 को देख लेते हैं। कह रहे हैं हम लोग को व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 है ना, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी क्यों ये भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या के लिए आपको कंडीशन याद है ना। कंडीशन क्या है कि वो अपने आप और एक के अलावा उसका कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड हो तभी वो भाज्य संख्या हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बोलोगे जैसे जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 4, तो 4 क्या है, तो 4 को देखोगे तो अगर हम टुकड़ा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 1। मतलब क्या है कि 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से, यानी 3 इसका गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार अगर हम 6 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 1, 3 गुणनखंड हो जा रहा है। लेकिन जो अभाज्य होगा उसके लिए 2 ही होना चाहिए। जैसे 5 लिखे तो 5 को हम किस तरह से, 5 गुना 1 मतलब 2 ही हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। तो वही चीज करा है, हमें यही प्रूव करना है कि क्या 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है इन सब का। अगर हो रहा है तो बिल्कुल भाज्य है, नहीं होगा तो बिल्कुल अभाज्य हो जाएगा। तो चलिए फिर प्रूव करते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं 7 गुना 11, डायरेक्ट लिख देते 77 और गुना 13 हो जाएगा, अब प्लस 13, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखो यहाँ पे 77 गुना 13 है, यहाँ 13 प्लस में है, हम 13 कॉमन ले सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल लेंगे। जब 13 कॉमन लेंगे तो 77 अंदर हो जाएगा क्योंकि गुना में है, 77 अंदर हो गया। और प्लस का 13 जब बाहर इधर ले लिए हैं तो 13 एकम 13 1 जोड़ेंगे तभी हम यहाँ पे 13 मेरा कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 13 है, हमने 13 कॉमन ले लिया तो इसका 77 बच गया। यहाँ पे 13 ले लिया तो 13 एकम 13 अंदर में हमारा 1 हो जाएगा। अब हम इसको अगर गुना करेंगे 77 मतलब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा।
तो 13 को अगर हम गुना करें 78 से तो ये तो 2 हो गया, लेकिन गुना हम 1 भी तो कर सकते हैं। मतलब क्या आ रहा है कि 3 गुणनखंड हो जा रहा है। अगर आप 78 को टुकड़ा करोगे तो भी गुना आप टुकड़ा कर सकते हैं। बोलोगे कैसे? 35 गुना 70 होता है, 34 गुना 78 होता है, फिर 34 का 17, यानी बहुत सारा गुणनखंड हो रहा है इसका। मतलब हमें जो है अभाज्य के लिए कहता है सिर्फ दो ही गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 13 भी है, आपका 1 भी है, 78 भी है। 78 को अगर टुकड़ा करो तो और भी आ जा रहा है। मतलब क्या है? अतः लिख सकते हैं, अतः यहाँ 2 से अधिक 2 से अधिक क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए ये लिख देंगे, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? अगला जो है दूसरा, जो हम इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 7 गुना का 6 गुना का 5 और गुना का 4 गुना का 3 गुना का 2 गुना का 1 और प्लस 5 है। अब देखो तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ध्यान रखना, और ये सारे गुना है ना। तो इनमें से देखो तो 5 अगर हम लेंगे तो सारा अंदर में हो सकता है ना, तो हम 5 ले लेते हैं कॉमन में, बाकी 5 को छोड़ के कॉमन ले तो इधर ले लेते हैं, ठीक है। 5 को छोड़ के जितना है सबको अंदर रख लेते हैं। तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, और गुना हम कॉमन ले लिए, मतलब 5 से गुना है, तो 5 से गुना कर देंगे तो उतना ही आएगा। और प्लस में था तो हम प्लस में 1 ले, नहीं ले कोई बात नहीं, 1 का कोई काम नहीं है। प्लस में हम क्या लिखेंगे? 5 जब कॉमन ले लेंगे तो प्लस में क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे यहाँ पे। ये वाला 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 1 हम छोड़ दिया गुना में, तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 5 गुना कर देंगे 7 छः 42 गुना 4 तिया 12 दूना 4 तिया 12 दूना 24 गुना 24 हो गया, और प्लस 1। अब देखो तो इसको गुना कर तो बहुत लंबा है, फटाफट से मैं कैलकुलेशन गुना कर लेता हूँ। 1008 हो जा रहा है, तो 5 गुना 1008 और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 1009 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गुना 1 भी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि 3 तो हो जा रहा है ना, जब 3 हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? सेम उसी तरह ये जो लिखे हैं ये प्रूफ लिख देंगे हम यहाँ पे, वो सेम वही चीज लिखना है कि यहाँ पे जो है ना 2 से अधिक जो गुणनखंड है, क्योंकि 2 तो है और 1 से भी कर सकते हैं, तो 2 से अधिक है, इसलिए क्या है? भाज्य है। चाहे कुछ भी आ जाए, आप लोग किस तरह का प्रश्न पूछ ले, आपको खाली देखना है कि 2 से अधिक गुणनखंड है मतलब वो भाज्य है, नहीं है तो फिर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगर हम देखें 7 नंबर प्रश्न कह रहा है हम लोग, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में क्या कहते हैं कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो दोनों एक दिशा में कितने समय के बाद प्रारंभिक होंगे? बस आपको समझ जाना है। एक मान लो मैदान है ये आयताकार, ठीक है, इसमें क्या है? एक सड़क बना हुआ है गोल टाइप का, ठीक है, ये क्या है? गोल टाइप का पूरा सड़क बना हुआ और दोनों टहल रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? इन दोनों में ये लोग टहल रहा है। तो यहाँ पे कह रखा है जो इसी टहलने में जो है 18 मिनट लगाता है कौन? सोनिया, जबकि रवि 12 मिनट लगाता है, यानी रवि बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, लड़की है ना इसलिए कम दौड़ रही है। तो रवि क्या लगा रहा है? 12 मिनट लगा रहा है, तो चलो रवि लगा देता हूँ 12 मिनट, छोड़ो लिख देता हूँ 18 मिनट, ठीक है। एक सोनिया जो 18 मिनट, तो बड़ी संख्या को हम लोग ए मान लेंगे, और रवि मान लो तो बी मान लेते, बी बराबर कितना हो जाएगा? तो 12 मिनट लगा रहा है, बी बराबर 12 हो गया। हमें निकालना है, क्या निकालना है कि एक स्थान पे कब आएगा, तो एक स्थान पे आने के लिए हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं सिंपल ही। तो हम एलसीएम निकालने पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो 18 का अगर गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 3 तिया 9 और गुना 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर 12 का करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 बेचारा जोड़ा मिल गया और इधर से 3 जोड़ा मिल गया, यानी एचसीएफ जो निकला वो कितना निकला आपका? 3 गुने का 2, 2 जगह जोड़ा मिला। अब जो एलसीएम निकलेगा हमारा, एलसीएम बराबर क्या जाएगा? जो बचा बचा क्या? 3 और गुना का 2 बचा, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ कितना हुआ? 3 दूना 6, तो हमको लिख देंगे ना एचसीएफ 3 दूना 6, ठीक है, क्योंकि हमें जो बचा वो लिख देना है एलसीएम और गुना एचसीएफ कर देना है। तो 3 दूना 6, 6 का 36 हो जाएगा, बराबर
36। यहाँ पे हमें क्या कर रखा है कि एक स्थान पर एक समय प्रारंभ किया तो कितने समय के बाद फिर एक जगह मिलेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों 36 मिनट के बाद एक स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, चलो तो आपको समझ में आ गया ये 36 मिनट के बाद दोनों क्या करेंगे, एक स्थान पे मिलेंगे। समझ में आया ना। तो जो है हमारा जो है ये 7 नंबर प्रश्न जो हम लोग का कंप्लीट हो गया, बस सिंपल सा था। और टोटल आपके 7 ही प्रश्न दिए गए थे, हम लोग यहाँ पे हल लिखने के बाद हो गया। और प्रश्न नहीं है ना, और नहीं है। तो टोटल 7 ही प्रश्न दिए गए हैं। आई होप कि आप लोग को ये क्लास में जितने प्रश्न कराया गया अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बाकी आप लोग जो भी आपके दोस्त वगैरह उनको इन्फॉर्म करिएगा कि इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होती है, तो सबको जुड़ना है और बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।